हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। टारगेट एग्ज़ाम ओनली, ठीक है। तो अभी आप टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यूपी डेट वालों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फ्री बैच लेके आए हैं और इस हमारे बैच का नाम है प्रशिक्षु बैच, ठीक है। डीएलएड प्रशिक्षु बैच 2025 और ये आपको बिल्कुल फ्री है, ठीक है। क्लासेस, नोट्स सब कुछ फ्री दिया जाएगा यहाँ पर आपको। और आपको पता ही है कि हम हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है मैं आपको बाल विकास करा रही हूँ, पेपर फर्स्ट करा रही हूँ और इस क्लास की टाइमिंग 5 बजे है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको अंजलि मैम पढ़ाती हैं। अंजलि मैम आपको पता ही है संस्कृत और कंप्यूटर पढ़ा रही हैं। संस्कृत की क्लास की टाइमिंग जो है वो है 4 बजे की और कंप्यूटर की क्लास 3 बजे होती है, सही है। और फिर आपको जो है नेक्स्ट टीचर जो पढ़ाते हैं वो है रंजीत सर हैं। रंजीत सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं और वो बहुत ही अच्छे से बेसिक से एकदम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको मैथ्स सिखा रहे हैं, तो उनके साथ आप जुड़ना ना भूलिए। तो जल्द से जल्द हमारे इस टारगेट एग्जाम वाली को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है। और आप जानते ही हैं कि हम जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे आज से। तो आज हम देखेंगे सेकंड यूनिट में क्या है। पहले हम यहाँ पर थोड़ा ये देख लेते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर है डीएलएड का, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, इसे मैं आपको पढ़ाऊँगी और आप इसे ईडीओ फर्स्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ईडीओ फर्स्ट के नाम से जानते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है ये हमारा प्रश्न पत्र प्रथम होगा और इसके लिए मार्क्स 15 है, ठीक है। 50 नंबर अंक आपको निर्धारित किए जाएंगे इसके लिए। अब आगे चल रहे हैं। देखिए आज हम जो करने वाले हैं वो हमारा ये होगा अधिगम, लर्निंग, ठीक है। क्या होगा? लर्निंग। तो आज हम जानेंगे लर्निंग के बारे में, किस तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इसका अर्थ बता सकते हैं, इसकी परिभाषा बता सकते हैं और कौन कौन से कारक होते हैं जो हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। सब को फुल डिटेल में जानेंगे और मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। और जो है जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या है शेयर कर लीजिए ताकि वो भी जो है इस क्लास से जुड़ सके और अधिगम के बारे में पूरी जानकारी ले सकें। अब क्लास स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे क्लास में कि अधिगम का अर्थ क्या है, क्योंकि जब हम इसके बारे में पता होगा तो हम आगे भी अच्छे से इसके बारे में सीख पाएंगे। तो अधिगम, सीखने का अर्थ। तो अधिगम का अर्थ होता है क्या है? सीखना। क्या है? सीखना। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो अधिगम क्या है? एक प्रक्रिया है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। जब तक हमारा जीवन रहता है, हम जिंदा रहते हैं, तब तक ये प्रक्रिया चलती है। जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमें हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अधिगम से क्या होता है? हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जितना हम सीखते हैं उतना ही हमारे अंदर चेंजेस आते रहते हैं। हमारे जो व्यवहार है उसमें बदलाव आता है। हम पहले कैसे होते हैं, जब हम सीख जाते हैं चीज़ों को अच्छे, तो हमारा व्यवहार में क्या हो जाता है? बदलाव आ जाता है। आपने देखा ही होगा जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, नई नई चीज़ें सीखते जाते हैं, लर्निंग करते जाते हैं, हमारे अंदर क्या है कितने सारे परिवर्तन होते हैं, ठीक है। जन्म के तुरंत बाद से ही बालक सीखना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा जन्म होता है हम सीखना स्टार्ट करते देते हैं। दुनिया में आते ही हम जो है हमारे सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। ऐसे आपको भी पता होगा कि आपके घर में बच्चे ही देखे होंगे आपने, अगर वो छोटा सा बच्चा है तो वो जन्म लेते ही सीखना शुरू कर देता है, ठीक है। किसी भी तरीके से सीखे लेकिन वो सीखना शुरू कर देता है आने के बाद दुनिया में, ठीक है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वगीण विकास में सहायक है। कैसा? सर्वगीण विकास मतलब ऑल ऑफ डेवलपमेंट होगा। अधिगम से क्या होगा? व्यक्ति का ऑल ऑफ डेवलपमेंट होगा। सारे ही, ऐसा नहीं है केवल शारीरिक या मानसिक डेवलपमेंट होगा उसका, शारीरिक या मानसिक विकास होगा, नहीं, उसके सारे विकास होंगे, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक
और उसके अंदर परिपक्वता आएगी, सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, अधिगम के बाद। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है हमारा लक्ष्य क्या है, अच्छा टीचर बनना है। तो ये हम कब संभव हो सकता है, ये जब ही संभव हो सकता है जब हम अधिगम करेंगे, सीखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करेंगे और जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करेंगे, तभी हम अपने लक्ष्य को क्या है प्राप्त कर पाएंगे। अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो जाता है, ठीक है। व्यक्ति क्या होता है, स्वयं को और दुनिया को समझने के योग्य हो जाता है अधिगम के। आपने देखा होगा जो जिनकी लर्निंग अच्छी नहीं होती है वो जो है ना तो स्वयं को समझ पाते हैं ना तो दुनिया को समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये उनके अंदर क्या होती है, जो भावना नहीं बन पाती है, ठीक है, कि वो किसी को समझ पाएँ। आगे देखते हैं अब हम। यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने में सक्षम हो जाता है तो उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाएगा, ठीक है। कि यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर, विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करके, जैसे हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम एजुकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हमने उसमें देख लिया क्या क्या उसमें टॉपिक्स हैं, ठीक है, क्या क्या उसकी विषय वस्तु दी है। अब हम क्या करेंगे, ऐसा थोड़ा है जैसा बुक में दिया होगा भाई टिट्टो बिल्कुल याद कर लेंगे उसको, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे लिखते टाइम, करेंगे चेंजेस, ठीक है। तो यही क्या होती है, अधिगम होता है, यही क्या होती है, सीखने की प्रक्रिया ही। तो ये जो हमने सीखा है कि हम बुक में जो दिया है उसको बिल्कुल सेम टू सेम ना लिखे, अपनी नॉलेज से लिखें, तो यही प्रक्रिया क्या होती है, अधिगम होती है, लर्निंग होती है, ठीक है। और सार्थक अधिगम ठोस चीज़ों एवं मानसिक घोतकों को प्रस्तुत करने व उनमें बदलाव लाने की उत्पादन प्रक्रिया है, ठीक है। और सार्थक अधिगम जो होता है वो ठोस चीज़ों एवं मानसिक घोतकों को प्रस्तुत करने व उसमें बदलाव लाने की उत्पादक प्रक्रिया है, ना कि क्या है, जानकारी इकट्ठा कर उसे रटने की प्रक्रिया, ठीक है। जैसे कि इसका अर्थ ये है कि जब हम कोई चीज़ मतलब कि कुछ सीखते हैं तो ऐसा थोड़ा करते हैं कि हम अपने अंदर ही स्टोर कर देते हैं, नहीं, और ऐसा भी नहीं करते, हम केवल रटते जाते हैं, उसे हम समझते भी हैं और जो है ऐसा हम सीखते हैं कि हम दूसरों को भी समझा पाएँ, ठीक है, अपने ज्ञान को दूसरों में भी बांट पाएँ, ठीक है। तो ये ऐसी प्रक्रिया है, इसे केवल रटा नहीं जाता है। अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे क्या है, जलते हुए दीपक की लौ को देखकर एक छोटा सा बच्चा, क्या यहाँ पे छोटा सा आएगा, तो जलते हुए दीपक की लौ को देखकर एक छोटा सा बच्चा उसे पकड़ लेता है, जिससे उससे क्या होता है, जलन महसूस होती है, ठीक है, क्या महसूस होती है, जलन महसूस होती है। और कुछ दिनों बाद उसी दीपक को दोबारा बच्चे के पास ले जाया जाता है, तब बालक दीपक को देखकर अपना हाथ क्या कर लेता है, पीछे खींच लेता है, ठीक है, कि उसने सीख लिया, ठीक है, उसने उस दीपक से सीख लिया कि अगर हम इसको पकड़ेंगे तो मेरा हाथ जल जाएगा, तो आप अगली बार जब उसको लेके जाओगे उसके पास तो वो नहीं छुएगा उसे। ऐसे जो है आपने देखा होगा बच्चों को, अगर आप गलती से भी गर्म दूध दे देते हो तो क्या है, अगली बार जब आप उसको दूध दोगे तो बहुत ही मुश्किल से वो पीता है, क्या वो यही सोचता है कि कहीं ये गर्म तो नहीं होगा, मेरा मुँह तो नहीं जला देगा। तो जैसे कि यहाँ पर इस बच्चे का क्या है, हाथ जल गया है दीपक को पकड़ने से और वो यहाँ पर सीख गया है, खुद सीख गया है। मैंने कहा ही था कि समाज में आते ही बच्चा सीखने लगता है, तो इसी तरीके से सीखने लगता है, ठीक है। अब जैसे छोटे बच्चे को अगर कोई मारता है, ठीक है, तो क्या है वो उसके पास नहीं जाएगा, आपने देखा ही होगा, नहीं जाएगा है। और जो उसे प्यार करता होगा, जो उसको ज़्यादा लाड करता होगा, वो उसके पास जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि मैं इनके पास जाऊँगा तो ये मुझे मारेंगे या डांटेंगे, सही है। तो यही हमारा क्या होता है, यही वास्तविक जीवन में अधिगम है, क्या है, यही वास्तविक जीवन में अधिगम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम अधिगम को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप जो है मैं आपको समझाने में सफल हो गई होंगी। तो आप समझ गए हैं तो जो है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और जो है अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को, ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सकें और अपने डीएलएड में अच्छा स्कोर ला सकें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे कुछ एक डायग्राम के द्वारा देखेंगे अधिगम के बारे में। तो अधिगम
लर्निंग इसे इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं, हिंदी में सीखना कहते हैं, इसका अर्थ होता है। ठीक है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। कैसे? स्थायी परिवर्तन। ठीक है, तो किस तरीके के परिवर्तन होते हैं? 2 तरीके के परिवर्तन होंगे। पहला क्या होगा? व्यवहार में परिवर्तन का कारण। पहला कारण क्या होगा? अभ्यास। जब हम अभ्यास करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं या अनुभव लेते हैं, तब हम क्या करते हैं? सीखते हैं। ठीक है, चीज़ों को सीखते हैं, ये क्या होता है? अधिगम होता है। और दूसरा क्या होगा? व्यवहार में परिवर्तन का कारण। अगर व्यवहार में आपके परिवर्तन का कारण जो है थकान है, दवा खाना है, बीमारी है, नींद है, मदिरा है, परिपक्वता है, क्या है? परिपक्वता है, तो ये अधिगम नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बच्चे में परिपक्वता आ गई है, तो ये क्या है? ठीक है, अधिगम है, तो वहाँ पर नहीं है अधिगम। जब परिपक्वता, मैच्योरिटी आना अधिगम नहीं होता है, केवल अभ्यास करना, अभ्यास करके जो हम चीज़ें सीखते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, प्रशिक्षण लेके, जैसे हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, कोई भी कोर्स लेते हैं तो उसमें हमें ट्रेनिंग कराई जाती है। जैसे आप DLD ले लीजिए, इसमें आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। जब हम स्कूल में टीचिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर हमें प्रशिक्षण ही तो मिलता है कि हम बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, और वो टीचिंग करते करते हमारे व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, चेंजेस आते हैं। ठीक है, कि हम बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उन्हें समझाना है, कैसे उनसे प्यार से बात करना है, और कैसे उन्हें सिखाने के लिए नई नई चीज़ों को हमें लाना है। ठीक है, और इससे क्या होगा? हमें अनुभव प्राप्त होता है। क्या अनुभव प्राप्त होता है? यही क्या होता है? अधिगम होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे अधिगम क्या है। अगर वहाँ पर थकान है, दवा खाना है, बीमारी है, नींद है, मदिरा है, परिपक्वता है, तो ये अधिगम नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, और ये कैसा परिवर्तन होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। कैसा? स्थायी परिवर्तन। अब आगे चलेंगे, अब इसकी कुछ डेफिनेशंस जानेंगे, इसको और अच्छे से जानने के लिए। तो वुडवर्थ के अनुसार, किनके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार, तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? सीखने की प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? सीखना है। सही है। अब सेकंड जो डेफिनेशन है वो है क्रो एंड क्रो के मत अनुसार। क्रो एंड क्रो के मत अनुसार, तो सीखना क्या है? आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना क्या है? आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का क्या है? अर्जन है। उन्हें अर्जन करना, अर्जित करना है, मतलब उन्हें, मतलब कि अपने व्यवहार में लाना है। ठीक है, और अब जो थर्ड डेफिनेशन दी है वो है क्रेनबेक के मत अनुसार। तो सीखना क्या है? अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। क्या है? सीखना क्या है? अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। ठीक है, तो जब हमारा अंदर परिवर्तन आते हैं तो जाहिर सी बात वो सभी को पता चलते हैं कि हाँ, हम कितने अच्छे से चीज़ों को सीख चुके हैं, उनका अनुभव कर चुके हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं गेट्स एवं अन्य विद्वान के मतानुसार। गेट्स एवं अन्य विद्वान के मतानुसार क्या है? अनुभवों एवं प्रशिक्षण द्वारा अपने व्यवहारों का संशोधन। अनुभवों एवं प्रशिक्षण द्वारा अपने व्यवहारों का संशोधन और परिमार्जन करना ही अधिगम है। क्या है? परिमार्जन करना ही अधिगम है। तो आप इसकी डेफिनेशन भी समझ गए होंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो इसकी आप कुछ भी बिल्कुल मिस ना करें। जो भी मैं आपको इससे रिलेटिव इसके सिद्धांत हैं, कुछ भी लेके आऊँ, तो आप उसकी फुल वीडियो देखें, आप पूरा देखें, अच्छे से उसको समझें, क्योंकि अधिगम से आपसे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमारा एजुकेशन है, ठीक है, जो हमारा शिक्षा शास्त्र है, वो हमारा अधिगम से जो है क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा ही बनते हैं। तो ये एक डेफिनेशन आपको इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुविकल्पीय में ये पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इनको बहुत ध्यान से देखिएगा, आप बिल्कुल लापरवाही ना करें। ठीक है, तो जो है हमारा एक भी नंबर जाना जो है हमारे परसेंटेज पे हमारा फ़र्क डालता है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती आपका एक भी नंबर कम आए। ठीक है, मैं ज़्यादा ही चाहूँगी, 50 से ज़्यादा तो नहीं, 50 की पूरा ही चाहूँगी। ठीक है, 50 नहीं तो 45 तक तो आपके नंबर आएँ। सही है, अगर आप इन क्लासेस को अच्छे से देखेंगे तो आपके पूरे, मैं बता रही हूँ, 50 मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो लेकिन आपको मेरे साथ जो है मेरा साथ देना पड़ेगा, मेरी सारी क्लासेस देखनी पड़ेंगी, और जो है जो भी मैं प्रैक्टिस सेट वगैरह कराऊँ उसको भी सही से करना पड़ेगा। अब आगे हम देखते हैं, सीखना वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। क्या है? क्रियाशीलता की उपज है। उपयुक्त अर्थ एवं परिभाषा के आधार पर सीखने
को निम्नलिखित विशेषता स्पष्ट की गई हैं। तो यहाँ पर हम विशेषताएं देखेंगे, फिर इन्हीं को हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, सीखना क्या है, सार्वभौमिक है। क्या है, सार्वभौमिक है। सही है कि भूमि पर सही को जो है सीखने के लिए क्या है, आपको पता ही है, सभी सीख सकते हैं, सभी जो है अपने अपने तरीके से सीखते हैं। और सीखना अनुभवों की नवीन व्यवस्था है। क्या है, अनुभवों की नवीन व्यवस्था। जब हम कुछ चीज़ सीखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ हम जो हैं हम अपने जीवन में कुछ कर पाए हैं या हम दूसरों को कुछ दे पाएंगे। जब हम सीखेंगे तभी तो हम दूसरों को भी सिखा पाएंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, सीखना वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। तो सीखना क्या है, वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। इसके बाद है सीखना क्या है, समायोजन है। जब हम सीखेंगे तभी हम एडजस्टमेंट भी कर लेंगे। ठीक है, जब हम सीख नहीं पाएंगे तो हम एडजस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे, समायोजन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सीखना क्या है, जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि सीखना असतत प्रक्रिया है कि सतत प्रक्रिया है। ठीक है, तो हमारी ये सीखना जो होती है वो होती है सतत प्रक्रिया। ठीक है, क्योंकि जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, जीवन भर चलती है, हमारा जन्म होता है तभी से स्टार्ट हो जाती है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। हम अगर सीखेंगे तो जाहिर सी बात हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। अब आगे चलते हैं, आगे हम इसकी विशेषता को और डिटेल में जानेंगे। तो सीखने की विशेषता क्या है, सीखने की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर योकस और सिप्सन ने सीखने की कुछ निम्नलिखित सामान्य विशेषताओं का वर्णन किया है। ठीक है, तो सीखना क्या है, सार्वभौमिक है। कैसा है, सार्वभौमिक है। जैसे मैंने आपको बताया, अब हम इसको पढ़ेंगे, मैं बताऊंगी आपको कि कैसे सार्वभौमिक है। सीखने का गुण केवल किस विशिष्ट स्थान या विशिष्ट मनुष्य में ही नहीं पाया जाता है, वरन संसार के सभी स्थानों में और सभी जीवधारियों में पाया जाता है। पशु में भी पाया जाएगा, पक्षी में भी पाया जाएगा, कीड़े मकोड़े में भी पाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम इंसान हैं तो हम ही सीख सकते हैं, जानवर भी सीख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपके घर में कोई पेट है तो आप उसको सिखा दोगे कि नहीं यहाँ बैठना है, कोई आएगा तो भौंकना नहीं है। ठीक है, और जो है और अगर आप उसे डांट देंगे तो वो चुपचाप शांति से बैठ जाएगा। ठीक है, तो जो है पशु पक्षी भी सीखते हैं। सही है, अब अगला देखते हैं, दूसरा है सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। व्यक्ति जन्म के समय से ही माता पिता, भाई बहन, परिवार के अन्य सदस्यों से सीखना आरंभ कर देता है। ठीक है, और वह जीवन भर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं, संगी साथी, विद्यालय, अन्य व्यक्तियों आदि से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अगर यात्रा कर रहे हैं, कहीं हम मान लो ट्रेन से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम सीख रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। ठीक है, तो जो है हम जहाँ भी जाते हैं, जिनके साथ भी रहते हैं, जैसे भी रहते हैं, वहाँ से हम सीखते रहते हैं। आगे चलते हैं और इसकी विशेषताएं देखेंगे। इसके बाद है सीखना विकास है। व्यक्ति को प्रशिक्षण, कुछ ना कुछ नए अनुभव प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है, जिससे वह सीखता है। इसके फलस्वरूप उसका शारीरिक मानसिक विकास होता है। कैसा विकास होता है, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। वैसे तो ऑल ऑफ डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इस प्रकार सीखना ही क्या है, व्यवहार का आधार है। पोस्टोलॉजी ने कहा है, पोस्टोलॉजी ने कहा है, वृक्ष और फ्रोवेल ने उपवन के उदाहरण के द्वारा सीखने की इस विशेषता को स्पष्ट किया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फोर्थ इसमें दिया है, सीखना क्या है, परिवर्तन है। तो व्यक्ति अपने तथा दूसरों के अनुभवों के आधार पर अपने व्यवहारों, विचारों और इच्छाओं, मूल्य, प्रवृत्तियों, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। और वास्तव में यही सीखना है। क्या है, यही चीज़ें सीखने होता है। यह बात किसने कही है, गेट्स तथा अन्य मनोवैज्ञानिक के विचारों से स्पष्ट की गई है। उनके अनुसार क्या है, सीखना अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। फिफ्थ देखेंगे कि सीखना अनुकूलन है। अनुकूलन कैसे है, वातावरण में अभियोजन करने के लिए व्यक्ति को अनेक नए व्यवहारों, क्रियाओं, भाषा, उठने बैठने का तरीका,
रहन सहन, रीति रिवाज आदि सीखना पड़ते हैं। अतः सीखने के बाद ही व्यक्ति नई परिस्थिति से अपना अनुकूलन कर सकता है। ठीक है, तो अनुकूलन भी जो है किसी व्यक्ति को सीख कर ही आता है। सही है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। 6 दिया है, सीखना अनुभवों का संगठन है। क्या है? सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना ना तो नए अनुभवों की प्राप्ति है और ना ही पुराने अनुभवों का योग है। ठीक है, सीखना वास्तव में नए और पुराने अनुभवों का संगठन है। वैसे हम कुछ चीज़ सीखते हैं तो हमारा जो पुराना ज्ञान होता है और हम जो नया सीखते हैं उसको हम संगठित करके ही सीखते हैं और अच्छे से सीख पाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको अपनी एक क्लास में बताई था कि किस तरीके से जो बच्चा जो है पहले कुत्ते को देखता है तो उसकी मम्मा अगर उसे बताती हैं कि ये कुत्ता है, तो अगर वो बिल्ली को देखेगा तो बिल्ली को भी कुत्ता कहेगा। ठीक है, जिसके 4 पैर हैं, एक पूंछ है, तो वो सबको कुत्ता ही कहेगा। उसको गाय भी दिख जाएगी तो भी कहेगा ये कुत्ता है। ठीक है, लेकिन जब उसको बता दिया जाएगा नहीं बेटा ये कुत्ता नहीं है, ये गाय है, ये बिल्ली है, तो वो सीख जाता है। तो पुराने और नए अनुभवों का क्या कर लेता है? संगठित कर लेता है। जैसे जैसे व्यक्ति को नए अनुभव होते जाते हैं वह नई नई बातें सीखता जाता है और अपनी आवश्यकता अनुसार उसे संगठित करता रहता है। ठीक है, तो इसे भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब 7वां नंबर है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है। क्या है? उद्देश्यपूर्ण है। सीखना सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। व्यक्ति किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ही कार्य को सीखता है। उद्देश्य जितना ही प्रबल होता है सीखने की प्रक्रिया भी उतनी ही तीव्र होती है। ठीक है, अगर आपका उद्देश्य टीचर बनने का है तो आप टीचर बनने के लिए हर चीज़ सीखेंगे। ठीक है, मैथ सीखेंगे, ईवीएस भी सीखेंगे और जो है एजुकेशन सीखेंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। ठीक है, और रीजनिंग भी सीखेंगे। जो क्या है, तो क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि आपका उद्देश्य है टीचर बनने का, इसलिए सीख रहे हैं। और क्या तीव्र गति से सीखेंगे कि जब तक आपको उद्देश्य प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक आप सीखते रहेंगे। और उद्देश्य के अभाव से सीखना निष्फल रहता है। क्या है? अगर आपका उद्देश्य नहीं है तो आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उनका उद्देश्य ही नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उनका उद्देश्य सरकारी जॉब नहीं होती, उनका उद्देश्य होता है कि वो कुछ भी कर लेंगे अपनी लाइफ में, तो वो कितना भी प्रयास कर लें तो वो उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और 8 नंबर है, सीखना विवेकपूर्ण है। सीखना यांत्रिक कार्य ना होकर विवेकपूर्ण कार्य है। कैसा? यांत्रिक कार्य नहीं है, विवेकपूर्ण कार्य है। वही बात शीघ्र और सरलता पूर्वक सीखी जा सकती है जो सोच समझकर बुद्धि का प्रयोग करके की जाती है। ठीक है, बिना सोचे समझे किसी बात को सीखने में सदैव क्या होती है? असफलता ही हाथ लगती है। अगर आप बिना सोचे समझे सीखने लगेंगे, जैसे मान लो कुछ फैमिलीज़ में होता है कि बच्चे को किसी और में इंटरेस्ट है और मतलब माँ बाप ने किसी और में भेज दिया है। ठीक है, माँ बाप कह रहे हैं नहीं इंजीनियरिंग करो, उसको तो सिंगिंग में इंटरेस्ट है या किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, तो ऐसा क्या होगा? तो वो असफल हो जाएगा। ठीक है, इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा, अब उसको शौक ही नहीं है। ठीक है, तो वो सीख भी अच्छे से नहीं पाएगा, उसकी सोचने समझने की जो शक्ति होगी वहाँ पर काम नहीं करेगी। ठीक है, तो अगर आप विवेकपूर्ण सीखते हैं, ठीक है, अपने दिमाग से सोचेंगे, अपनी बुद्धि से सोच के अगर कुछ चीज़ सीखेंगे तो आप उसमें सफल सदैव होंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको असफलता ही हाथ लगेगी। तो पहले से हमें अपनी चीज़ों का कॉन्सेप्ट बनाना चाहिए कि हमें किस साइड जाना है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कैसे क्या करें नहीं करें। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, 9 नंबर देखेंगे। यहाँ पर 9 नंबर है, सीखना सक्रिय है। कैसा है? सक्रिय है। निष्क्रिय नहीं होता सीखना, सक्रिय होता है और असतत भी नहीं होता, सतत होता है। किसी कार्य को सीखने के लिए व्यक्ति का सक्रिय होना अत्यंत आवश्यक है। आप सक्रिय नहीं हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं है कुछ सीखने में, तो आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, सक्रिय होकर सीखना ही वास्तविक सीखना है। ठीक है, सक्रिय होकर सीखना ही वास्तविक सीखना है। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, अधिगम सिखा रही हूँ अच्छे से, अब आपका मन ही नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है, आपको कोई मैसेज आ गया, आप उसमें लग गए, तो आप सक्रिय नहीं हैं, आप निष्क्रिय यहाँ पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीख नहीं पाएंगे। भले ही आप क्लास देख लेंगे लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि सीखना है क्या, अधिगम है क्या, लर्निंग क्या है। ठीक है, तो बालक तभी कुछ सीख सकता है जब वह सक्रिय होकर सीखने की प्रक्रिया में स्वयं भाग लेता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए आज बालकों की शिक्षा में मॉन्टेसरी, डाल्टन
और किंडरगार्टन प्रोजेक्ट पद्धति आदि गतिशील प्रशिक्षण विधियों को अपनाया जा रहा है। इससे क्या है, ताकि बच्चों को सक्रिय होकर सीख सकें। कि खेल प्रणाली द्वारा बच्चों को सिखाया जा रहा है, इसीलिए तो सिखाया जा रहा है ताकि बच्चे जो हैं सक्रिय रहें। अगर बोरिंग टाइप से वो पढ़ते हैं तो वो सीखने में भी क्या होते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। सही है। और यह सभी विधियां बालकों को क्रियाशीलता के ऊपर विशेष बल देती हैं। ठीक है। और 10 नंबर है कि सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। तो व्यक्तिगत तरीके से भी सीखते हैं हम, सामाजिक तरीके से भी सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? व्यक्ति प्रायः स्वयं प्रयत्न करके सीखता है। बहुत सी बातों को एक दूसरे को देखकर और सुनकर सीखता है। ठीक है। वह समाज में ही रहने का ढंग, बातचीत करने की कला, उठने बैठने का ढंग, परंपरा और प्रथाओं को मानने, दूसरों में उचित व्यवहार करना आदि सीखता है। इस प्रकार सीखना क्या है, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। ठीक है। कि हम कुछ चीज़ें समाज से भी सीखते हैं, तो क्या हो गया, सामाजिक द्वारा हम सीख रहे हैं, और व्यक्तिगत तरीके से सीख रहे हैं। जैसे हम अपनी स्टडी कर रहे हैं, हम मान लो कोई भी हमने कोर्स लिया है, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हमारा व्यक्तिगत तरीका है। ठीक है। और हम कहीं समारोह में जा रहे हैं, कहीं कुछ उठने बैठने का जो ढंग सीखते हैं, कलाएं सीखते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं कहीं जाके। ठीक है। और जो हमारी रीति रिवाज होती हैं उनको हम दूसरों से ही तो सीखते हैं। जैसे हमारे माता पिता हैं, जो हमारे परंपराएं चली आ रही हैं उनको हम करते हुए देखते हैं, तभी तो हम उनको सीख के जो हैं आगे अपने फ्यूचर में कर पाते हैं। तो जो है सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों होती है सीखना। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंग देखेंगे। ठीक है। क्या है? अंग। तो 5 अंग है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर आपसे अंग पूछे जाएंगे तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए, और इसमें तो आप कुछ बना के नहीं लिख सकते हैं। तो अंग जितने होंगे वही अंग रहेंगे, कुछ चेंजेस भी नहीं होगा, कुछ ऐड ऑन भी नहीं कर सकते हैं। तो 5 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शिक्षार्थी, स्टूडेंट होगा। ठीक है। शिक्षक होगा, पाठ्य पुस्तक होगा। देखो, शिक्षार्थी नहीं होगा तो भी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। और शिक्षक नहीं होगा तो भी नहीं सीख पाएंगे। हमारा पाठ्यक्रम ही नहीं होगा तो हम सीखेंगे क्या? हमें पता ही नहीं होगा हमें सीखना क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना, कहाँ पे ख़त्म करना है। और चौथा क्या है? शिक्षण विधियाँ, शिक्षण मेथड भी तो होना ज़रूरी है। और 5th है इसमें शिक्षण अधिगम, मतलब टीचिंग। ठीक है। शिक्षण अधिगम। तो ये 5 चीज़ें हमारे सीखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं, और ये नहीं होती हैं तो हम सीख नहीं पाएंगे। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको टिक कीजिए। यूपी टेट ले लीजिए, केवीएस ले लीजिए, और क्या है, जितने भी टीचिंग एग्जाम ले लीजिए उसमें ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर को उठा के देख लीजिए। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आप इससे रिलेटिव क्वेश्चन दिख जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे, हम आगे चलेंगे और हम जानेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है। और अच्छे से सीखेंगे। अब हम देखेंगे अधिगम में योगदान देने वाले कारक, कि कौन कौन से कारक होते हैं जो इसमें सहायता करते हैं। तो व्यक्तिगत होते हैं और पर्यावरणीय होते हैं। कौन से? व्यक्तिगत और पर्यावरणीय। तो 2 कारक होते हैं, पहला ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। ठीक है। तो क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके, और आप हमारी क्लास में जो है टाइम से आ सकें, और जो है सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख सकें। एजुकेशन के जितने भी चैप्टर हैं उनको बारीकी से पढ़ सकें, और जो है मैथ्स है उसको सीख सकें, संस्कृत सीख सकें, और जो भी हम क्लासेस चला रहे हैं उन सभी को जो है आप अच्छे से कर सकें, और जो अपने डीएलएड में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। हमारे इस बैच का यही उद्देश्य है कि आपको डीएलएड में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त हों। ठीक है। अच्छे मार्क्स प्राप्त हों। मार्क्स तो सभी प्राप्त करेंगे, लेकिन अच्छे वही करेंगे जो अच्छे से पढ़ेंगे। सही है। तो हम इसको डिटेल में जानेंगे थोड़ा। व्यक्तिगत कारक जो हैं कौन कौन से होते हैं। तो मनोवैज्ञानिक, क्या मनोवैज्ञानिकों ने अनुसंधान के आधार पर यह माना है कि अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय दोनों कारक का क्या है, असाधारण योग होता है। इसके बिना अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती है। इन दोनों को कारकों का वर्णन इस प्रकार किया गया। अब हम इसको अच्छे से जानेंगे। तो व्यक्तिगत कारक में आपके कौन कौन से आएंगे? तो बहुत सारे कारण होंगे। बालक किसी भी क्रिया को सीखने, पहला इसमें है बालक किसी भी क्रिया को सीखने का केंद्र बिंदु होता है। जैसे ये सेंट्रल क्या होगा? बच्चा होगा। अगर बच्चा ही नहीं सीखना चाहेगा तो टीचर भी नहीं सिखा पाएगा। ठीक है। टीचर नहीं सिखा पाएगा तो स्टूडेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है, और उसका केंद्र बिंदु में होना ज़रूरी है। ठीक है।
अब आगे देखते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, इस दृष्टि से बालकों की रुचि, योग्यता, क्षमता, व्यक्तिगत भेद, बुद्धि आदि के आधार पर संपन्न की गई प्रक्रिया प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है? प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है। इसको रफ करते हैं थोड़ा सा। तो अब आगे देखेंगे, बालक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आधार, इसीलिए इसके अभाव के अधिगम की कल्पना ही नहीं कर सकता। ठीक है, कि बालक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आधार है। क्या है? आधार होती है, इसलिए इसके अभाव में अधिगम की कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर इसका अभाव होगा तो आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे और क्या हो सकता है रीज़न इसका। बालक की सेकंड इसमें है कि बालक की सीखने की इच्छा, बालकों को नया ज्ञान देने से पूर्व यह नितांत आवश्यक है कि उनमें सीखने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न की जाए, क्योंकि ऐसा होने पर विद्यार्थी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किसी बात को सीखने में सफल हो सकते हैं। ठीक है, सीखने की इच्छा के अतिरिक्त छात्रों का आकांक्षा स्तर भी उच्च कोटि का होना चाहिए, जिससे बालक कठिन तथ्य को भी आसानी से समझ सके। ठीक है, जब तक हमारे अंदर किसी चीज़ को रुचि नहीं होगी, हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं होगी सीखने की, हम नहीं सीख सकते। तो सबसे पहले बच्चे के अंदर क्या है? जिज्ञासा मतलब डालनी है कि आपको सीखना है। क्यों सीखना है? उसके डिफरेंट उसको रीज़न बताना है कि अगर आप नहीं सीखोगे तो आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे, अपने माँ बाप की हेल्प नहीं कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे तो आप जो है पिछड़े रह जाओगे, आपको कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। तो इस तरीके से उसके अंदर जो है जिज्ञासा उत्पन्न होगी। ठीक है, और वो सीखेगा और सीखने के आगे भी आएगा। ठीक है, अब हम थर्ड देखते हैं, इसमें है कि बालक की शैक्षिक पृष्ठभूमि। तो बच्चे की शैक्षिक पृष्ठभूमि अधिगम पर इस बात का बहुत प्रभाव पड़ता है कि सीखने वाले की शैक्षिक योग्यता क्या है। ठीक है, यदि छात्र किसी विषय में पिछड़ा है तो उस विषय से संबंधित नवीन ज्ञान सीखने में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यदि किसी छात्र की एक विषय में शैक्षिक योग्यता सामान्य से अधिक है तो छात्र उस विषय को नया ज्ञान सुगमता से सीख सकेगा। ठीक है, अगर हमको कुछ मान लो किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छी हमारी पकड़ है, जैसे मान लो किसी को हिंदी में अच्छा है तो कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई मैथ में अच्छा है, तो जो जिसमें अच्छा होगा वो अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट को सीख सकता है। और अगर जो हमारा सब्जेक्ट हमारा जो है अच्छा सब्जेक्ट नहीं होता है या किसी सब्जेक्ट में हम कमज़ोर होते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट सीखने में भी हमें देरी लगती है, कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे अब जो एजुकेशन है, हमने आज तक कभी एजुकेशन नहीं पढ़ा। ठीक है, ग्रेजुएशन अगर आपने ग्रेजुएशन में लिया है तो आपने एजुकेशन पढ़ा होगा, लेकिन जो अगर आपने ग्रेजुएशन में भी एजुकेशन नहीं लिया है तो अब आप बीटीसी में पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा आपको ये बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है। तो इसको सीखने में, इसके कॉन्सेप्ट सीखने में, इसकी चीज़ें सीखने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए क्या है, आपको इसे अच्छे से समझने के लिए इसके जो सारी चीज़ें हैं अच्छे से सीखना पड़ेगा, तभी इसको आप अच्छे से जो है कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारा होगा, इसके बाद हमारा होगा फोर्थ होगा। इसके बाद हमारा फोर्थ होगा कि शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य। क्या है? शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। तो सीखने से पहले बालक का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी नितांत आवश्यक है, क्योंकि बालक में ध्यान, रुचि, एकाग्रता पर इसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हम सीख भी अच्छे से नहीं पाएंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार की मानसिक विकृति, शारीरिक रूढ़िता तथा मानसिक तनाव का प्रत्यक्ष प्रभाव बालकों के अधिगम पर प्रतिकूल पड़ता है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक शीघ्र ही थक जाता है। अगर जैसे मान लीजिए हम शरीर से कमज़ोर हैं, ठीक है,
हम स्वस्थ नहीं हैं, हम बीमार रहते हैं तो हम सीख नहीं पाएंगे। हम मान लो 10 मिनट पढ़ने बैठेंगे, हम थक जाएंगे, अरे बहुत पढ़ लिया हमने, हमें नींद आने लगेगी। सही है, तो ये सारे कारण क्या होते हैं, हमारे अस्वस्थ होने के कारण होते हैं। तो अगर ये चीज़ें हमारे अंदर है तो हम नहीं सही से सीख पाएंगे, लर्निंग नहीं कर पाएंगे। फिफ्थ है परिपक्वता अधिगम। परिपक्वता अधिगम की प्रक्रिया को बालक की शारीरिक मानसिक परिपक्वता अधिक प्रभावी बनाती है। छोटी कक्षाओं में बालक की मांसपेशियों को मजबूत बनाने की ओर छोटे बालकों में बालक की मांसपेशियों को मजबूत बनाने की ओर ध्यान दिया जाता है ताकि वे कलम, किताब आदि को पकड़ना सीख जाएं। उन्हें व्याकरण और पहाड़े आदि का ज्ञान भी इसी दृष्टि से कराया जाता है। बहुत सी चीज़ें बालक जो हैं तभी सीख जाते हैं जब उनमें परिपक्वता आ जाती है, चाहे हम उन्हें कितना भी प्रशिक्षण क्यों ना देने। क्योंकि अगर किसी बच्चे में परिपक्वता नहीं आई है तो वो नहीं सीख पाएगा। आप उसे कितना भी ज्ञान दे लो, कितना भी कुछ कह लो, वो नहीं सीखेगा। ठीक है, कितना भी प्रशिक्षण दे लो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। और इसके बाद सिक्स्थ है अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया। तो अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि बालक में किसी नवीनतम ज्ञान अथवा कार्य को सीखने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है तो वह उस क्रिया में रुचि नहीं ले पाता है। ठीक है, और प्रशिक्षण से सीखने की इच्छा प्रबल हो जाती है। तो अभिप्रेरणा से सीखने की इच्छा क्या हो जाती है, प्रबल हो जाती है। जैसे हम मान लीजिए टीचिंग कोर्स करना है, कोई भी टीचिंग कोर्स करना है, बीएड करना है, बीटीसी करना है, बीएलएड करना है, तो हमें किसी ने प्रेरणा दी होगी कि ऐसा करो, इससे आप टीचर बन जाओगे, इधर इधर चलो, ये कोर्स कर लेना, ये कर लेना। तो हमें इसमें रुचि आएगी, हमें इंटरेस्ट आएगा इसमें, तभी तो हम सीख पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि बालक को उसका लक्ष्य स्पष्ट करा दिया जाए। ठीक है, अब आपको लक्ष्य बना दिया गया कि आप बीटीसी करेंगे तो आप टीचर ही बन जाएंगे। तो आपने क्या ग्रेजुएशन किया, बीटीसी कर लिया, बीएड कर लिया, और आप जो है टीचिंग एग्ज़ाम में वो भी क्लियर कर लिए और फिर आप टीचर बन गए। तो आपको किसी से प्रेरणा मिली है, आपके आसपास में कोई फैमिली में टीचर हैं, उनसे प्रेरणा मिली है, या घर में कोई है, उन्होंने आपको मोटिवेट किया है कि ऐसा करो तो आप जल्दी टीचर बन जाओगे। ठीक है, तो 7th इसमें है सीखने वाले की अभिवृत्ति। यदि किसी विषय के प्रति छात्र की नकारात्मक अभिवृत्ति है तो शिक्षक चाहे जितना परिश्रम करे, छात्र के अधिगम में उन्नति होने की संभावना नहीं होती है। इसके विपरीत यदि सीखने वाले की किसी विषय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है तो वह सरलता से उस विषय को सीख जाता है। किसी विषय के प्रति सीखने वाले का रुझान बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अगर हमारे अंदर निगेटिविटी है तो हम नहीं सीख पाएंगे। अगर हमारे अंदर अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिविटी है, तो हम अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, और परिश्रम भी कर पाएंगे। ठीक है, और जो जैसे बच्चा कोई होता है उसके अंदर निगेटिविटी होती है, अरे पढ़ लिख के क्या करना है, या कुछ लोगों के अंदर नेगेटिविटी होती है लड़कियों के लिए कि अरे ये ने पढ़ा के क्या करना है, इन्हें चूल्हा चौका तो करना है। तो ये निगेटिविटी है। तो लड़कियों के अंदर भी बन जाता है कि हम क्या करें पढ़ के, जब हमें चूल्हा चौका करना है, खाना ही बनाना है। ठीक है, तो वो नहीं सीख पाती हैं। भले ही उन्हें कोई दूसरा प्रयास कर ले पढ़ाने का, या कोई टीचर जो है उसे उन्हें बता दे नहीं आप पढ़ो बेटा, आप आगे जाके आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा कि आप कुछ कर पाओगे अपने लिए। ठीक है, तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसके दिमाग में जो है पहले से ही भर गया है कि हमें पढ़ लिख के नहीं करना है, पढ़ लिख के हमें चूल्हा चौका ही करना है, तो इससे बढ़िया तो ना ही पढ़ें। सही है, तो इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं और देखेंगे सीखने का समय तथा अवधि। यदि छात्र अधिक देर तक किसी क्रिया को करता रहता है तो वह थकान का अनुभव करने लगता है, और थकान के अनुभव होने से अधिगम प्रक्रिया में शिथिलता उत्पन्न होती है। विद्यालय में समय चक्र बनाते समय भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पहले कठिन विषय और बाद में सरल विषय पढ़ाए जाएं। मध्यांतर की भी विशेषता इसी उद्देश्य से की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि
जो प्राइमरी में होते हैं बच्चों को सबसे पहले क्या मैथ, साइंस ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद जो है उनको लंच भी कराया जाता है। लंच में वो अपना खेल भी सकते हैं, लंच भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे को थकान अनुभव नहीं होता है, वो दोबारा से जो है उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, ठीक है, और वो दोबारा से पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। हम कुछ देर, काफ़ी देर तक पढ़ रहे हैं तो हमें थकान होने लगेगी। हम एक दिन तो अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर अगले दिन हम नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो जो है हमें बीच बीच में ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी होता है अगर हमें सीखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। 9 नंबर है बुद्धि तीव्र। तो तीव्र बुद्धि वाले, तो बुद्धि तीव्र बुद्धि वाला छात्र जो है किसी भी ज्ञान को शीघ्रता एवं सफलता से सीख जाता है, तथा मंद बुद्धि वाले बच्चे को समान बुद्धि वाले छात्र के साथ भी सीखने में जो होती है परेशानियां रहती हैं। बुद्धि लब्धि क्या है, बुद्धि लब्धि तथा शिक्षण, बुद्धि लब्धि तथा शिक्षित लब्धि से उच्च सकारात्मक सहसंबंध होता है। बुद्धि लब्धि तथा शिक्षक लब्धि से उच्च सकारात्मक सहसंबंध होता है, ठीक है। कैसा संबंध होता है, सहसंबंध होता है। तीव्र बुद्धि बालक को अभिप्रेरणा की अत्यंत आवश्यकता होती है। जो तीव्र बुद्धि वाला बच्चा होता है तो उसे अगर आप अच्छे से मोटिवेट करते हैं तो बहुत ही अच्छा कर सकता है वो अपने भविष्य में, ठीक है। और अधिगम प्रक्रिया का बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। जो अधिगम प्रक्रिया होती है उसमें बुद्धि जो होता है सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, तो वहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो वहाँ पर आपको अगर बुद्धि दिखाई देता है, आप वहाँ पर बुद्धि में टिक करें, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे और देखेंगे। इसके बाद है अधिगम प्रक्रिया। किसी क्रिया को किस प्रकार संपादित किया जाता है, इससे भी अधिगम प्रभावित होता है। यद्यपि मनोवैज्ञानिक अधिगम की प्रक्रिया के संपन्न पर एक मत नहीं है, फिर भी यह बात अपनी जगह सत्य है कि बालक किसी भी क्रिया को अपने ही ढंग से ग्रहण करता है, चाहे अधिगम की प्रक्रिया किसी भी ढंग से क्यों ना संपादित की गई हो। जैसे हम जो हैं अपने ढंग से चीज़ों को सीखते हैं, भले ही टीचर ने जो है कैसे भी बताया हो। जैसे हम कॉलेज जा रहे हैं अभी, तो टीचर तो अलग अलग कॉन्सेप्ट बताएंगे ही, ठीक है, लेकिन जो है हम जो तैयारी जो करेंगे वो हम अपने हिसाब से करेंगे, सही है। तो इसका भी जो है प्रक्रिया भी इसको प्रभावित करती है। अब 11 नंबर है कि शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि का सीधा संबंध अधिगम प्रक्रिया से होता है। किससे होता है, अधिगम प्रक्रिया से होता है। साथ ही प्रत्येक शिक्षक का पढ़ने का तरीका भी भिन्न होता है तथा सभी छात्र एक ही विधि से नहीं सीख पाते हैं। तो सभी जो है अलग अलग विधियों से सीखते हैं। शिक्षण की विधि जितनी अधिक वैज्ञानिक और प्रभावशाली होगी, उतना ही सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, सरल और लाभप्रद होती है। बच्चों के संदर्भ में खेल विधि द्वारा सीखना, करके सीखना, प्रशिक्षण द्वारा सीखना, योजना विधि द्वारा सीखना, खोज विधि द्वारा सीखना अपना अलग अलग महत्व है, ठीक है। कैसा महत्व है, अलग, ठीक है। तो ये सारी विधियां जो हैं हम इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम अधिगम की विधियां भी पढ़ेंगे, इसके सिद्धांत भी पढ़ेंगे कि किस किस मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन सा सिद्धांत दिया है और कौन कौन सी विधियां दी हैं, ठीक है। तो ये विधियां जो होती हैं ये भी हमारी अधिगम प्रक्रिया में बहुत ही सहायक होती हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ तो टेस्ट नंबर है दिश्चितता। तो यह एक मानसिक दशा होती है। कैसी दशा होती है, मानसिक दशा होती है। इसे इंग्लिश में कहते हैं रेस्टलेसनेस, ठीक है। जबकि व्यक्ति कार्य के लिए सोच विचार चिंतन करने लगता है, तो दिश्चिंतता वस्तुतः तब होती है जब काम पूरा नहीं होता है। जैसे हम किसी के लिए लक्ष्य बनाते हैं, कोई कार्य करने के लिए, अगर हमारा वो लक्ष्य जो है पूरा नहीं होता, तब ये जो है मानसिक दशा हमारी बन जाती है। ऐसी दशा में सामान्य धारणा यह है, दुश्चिंतता सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है। ये क्या होती है, बाधा डालती है हमारी सीखने की जो प्रक्रिया होती है। परंतु दुश्चिंतता का धनात्मक रूप भी होता है। ऐसी दिशा में
एक कठोर परिश्रम, इच्छा, जिज्ञासा तथा संकल्पना का मेल यहाँ दिखाई देता है। उच्च दुश्चित्तता इस प्रकार शिक्षालय में ज्ञानोपार्जन में बाधा डालती है। अतएव सीखने की प्रगति के लिए उचित ज्ञान में दुश्चित्तता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रेस्टलेसनेस होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने ये भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं अपने किसके, जो अधिगम की जो कारक होते हैं वो हमने सारे देख लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे कौन से कारक थे? व्यक्तिगत थे। अब वातावरण से संबंधित कारक कौन कौन से वो जानेंगे। तो वातावरण से संबंधित कारक जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, तो अधिगम में योगदान करने वाले वातावरण से संबंधित कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला क्या है? वंशानुक्रमण, आनुवंशिकता है। तो वंशानुक्रमण का बालक के सीखने में अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यदि वंशाक्रम दोष रहित है तो उन बालकों अथवा व्यक्तियों में भी उत्तम गुण का विकास होता है। वस्तुतः बालक की 80% योग्यता एवं क्षमताएं उसके वंशानुक्रम की ही देन होती है। कितनी परसेंट? 80%। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अधिगम में जो योगदान होता है, जो कारक होता है, वंशानुक्रमण कितने परसेंट होता है? तो 80% होता है। इसीलिए रॉश कहते हैं, क्या कहते हैं कि बालक जो कुछ भी और जिस रूप में विकसित होता है वह वंशानुक्रम की ही देन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं। इसके बाद सेकंड है सामाजिक वंशानुक्रम का ज्ञान। ठीक है, तो वंशानुक्रम का महत्व इस दृष्टि से है और भी अधिक बढ़ जाता है कि बालक को अपने पूर्वजों से जहाँ एक ओर जैविक वंशाक्रम की जानकारी प्राप्त होती है, वहीं दूसरी ओर अपने पूर्वजों के सामाजिक वंशाक्रम का भी ज्ञान होता है। इस प्रकार बालक को अपने पूर्वजों के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, जैसे हमें हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि आपके दादाजी ऐसे थे, आपके परदादा ऐसे थे, तो उनसे भी हमें क्या, हम सीखते हैं, उनके भी चीज़ों को हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो वह अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना चाहता है तथा उसके चरित्र को अपना आदर्श मानकर तदनुसार कार्य करके महान बनने का प्रयास करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड है वातावरण का प्रभाव। तो वातावरण का प्रभाव, वंशानुक्रम से बालक केवल अपने पूर्वजों के गुणों को ही प्राप्त करता है, लेकिन उन गुणों का समुचित विकास वातावरण द्वारा ही होता है। ठीक है, यदि वातावरण उचित नहीं है तो वातावरण का जो है हम पे पूरा प्रभाव पड़ता है। अगर जो है वातावरण अच्छा नहीं मिल रहा है हमें, जो हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, तो हमें उचित ज्ञान भी नहीं मिलेगा, हम अच्छा नहीं सीख पाएंगे, तो उनके गुणों का विकास भी ठीक दिशा में नहीं हो पाएगा। ठीक है, वातावरण का उचित ज्ञान वंशानुक्रम के विकास के लिए एक अनिवार्य शर्त है। ठीक है, अगर हमारे मान लें वंश में बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, IAS PCS हैं, सब गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, और जो है हम गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली हमें, तो क्यों नहीं मिली? हमें वातावरण अच्छा नहीं मिला, हमारे संग साथी अच्छे नहीं मिले, हम जैसे माहौल में रहते थे वो माहौल अच्छा नहीं था, उसका तो हम पे प्रभाव पड़ गया ज़्यादा, तो इससे क्या हुआ, हम अपने असफल हो गए। अतः व्यक्ति वंशानुक्रम की आधारभूत मान्यताओं को विकास करने के लिए वातावरण को उपयोगी बनाने में क्या करता है, विश्वास करता है। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। इसमें थर्ड हमने देख लिया, फोर्थ देखेंगे। फोर्थ है शिक्षा का अनौपचारिक साधन। तो किस तरीके से शिक्षा का अनौपचारिक साधन है? तो बालक शिक्षा दो प्रकार के साधनों द्वारा प्राप्त करता है, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। इन दोनों ही प्रकार के साधनों का बालक के अधिगम पर गहन प्रभाव पड़ता है। शिक्षा के औपचारिक साधन के अंतर्गत नियमित रूप से शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं आती हैं, जैसे क्या होता है, विद्यालय होता है। इन संस्थाओं में निर्धारित एवं निश्चित नियम होते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा सारे स्कूल कॉलेज में नियम होते हैं,
कि किस तरीके से आपको शिक्षा दी जाएगी, क्या टाइमिंग आने की होगी, क्या टाइमिंग जाने की होगी। प्रदान की जाने वाली शिक्षा की पद्धति भी पूर्व निश्चित होती है, ठीक है, पहले से ही निश्चित कर दी जाती है। अनौपचारिक साधनों के अंतर्गत रेडियो, समाचार पत्र, चलचित्र, पुस्तकालय, वाचनालय और अन्य कार्यक्रम आते हैं। तो औपचारिक में वो आते हैं जिनका टाइमिंग निर्धारित होता है, जिनकी टाइमिंग निर्धारित होती है, जैसे हमारे स्कूल हो गए, हमारे कॉलेजेस हो गए, ठीक है। और अनौपचारिक कारक में वो आते हैं, जैसे हम रेडियो द्वारा सीख रहे हैं, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, उससे सीख रहे हैं, टेलीविज़न में न्यूज़ देख रहे हैं तो उससे सीख रहे हैं, ठीक है। और कुछ चित्र देख लिया हमने, कोई एग्जीबिशन देखी है तो उसके द्वारा सीखेंगे। अगर हम पुस्तकालय लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो वहाँ पे सीखेंगे। तो ये हमारे अनौपचारिक होते हैं। और किसी सेमिनार वगैरह में जाते हैं तो वहाँ से भी हम सीखते हैं। तो जिसका शिक्षा प्राप्त में अपना अलग अलग प्रभाव पड़ता है, तो दोनों ही हमारी शिक्षा को प्रभावित करते हैं और दोनों का अलग अलग प्रभाव हम पे पड़ता है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद है कि व्यक्तित्व का विकास। तो वंशानुक्रम तथा वातावरण के ज्ञान से व्यक्ति मानवीय मूल्यों के विकास में रुचि लेने लगता है, ठीक है, रुचि लेने लगता है। और वंशानुक्रम के प्रति आस्था व्यक्ति के सांवेगिक तथा सामाजिक विकास में विशेष योग देती हैं तथा सामाजिक व्यक्तित्व समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में यदि अभिभावकों में अपने वंशक्रम के प्रति आस्था एवं मोह है तो वे अपने शिशुओं के व्यक्तित्व को उसी के अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इस प्रकार वंशानुक्रम तथा वातावरण व्यक्तित्व के विकास के लिए मनोवैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं। अब 6 पॉइंट देखते हैं। 6 पॉइंट है परिवार का वातावरण। बालक की अधिगम प्रक्रिया पर उसके परिवार का वातावरण काफ़ी प्रभावित करता है। तो हमारा जैसा फैमिली का वातावरण होगा वैसा हम पे प्रभाव पड़ेगा। अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उस पर बच्चे का गलत प्रभाव पड़ेगा। वो उसके अंदर क्या है, मानसिक कुर्तियाँ आ जाएंगी और मानसिक तनाव उसके अंदर रहेगा तो वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। वो उदास रहने लगेगा और जो खिंचा रहने लगेगा, चिढ़ने लगेगा, उसके अंदर चिड़चिड़ाहट आ जाती है। तो घर का माहौल जो है उसको बोझिल लगने लगता है, काटने को दौड़ने लगता है, ऐसा लगता है मैं घर से भाग जाऊँ। तब वे अपने अध्ययन के लिए घर से दूर किसी नदी या बाग की शरण लेते हैं, ठीक है। तो वो ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे शांति, उन्हें सुकून मिले, ठीक है। अब आगे देखते हैं। घर का अच्छा वातावरण उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो घर का वातावरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे सीखने में। अगर हम भविष्य में अच्छा कर पा रहे हैं तो हम इसीलिए कर पा रहे हैं कि हमें घर से मोटिवेशन मिला है, हमारे घर का माहौल अच्छा था, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हमको प्रभावित करती हैं। अब आगे चलते हैं। इसके बाद 7th है कक्षा का भौतिक वातावरण। तो कक्षा का भौतिक वातावरण छात्रों के अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। भौतिक वातावरण के अंतर्गत प्रकाश, वायु आदि आते हैं। क्या आते हैं? प्रकाश, वायु आदि आते हैं। इस प्रकार यदि कक्षा में छात्रों के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है, कमरे में अंधेरा है, रोशनी नहीं है, हवा का कोई प्रबंध नहीं है, फर्नीचर टूटा फूटा है और कक्षा में बाहर शोर मच रहा है, तो ऐसी स्थिति में छात्रों का मन जो है अधिगम में उचट हो जाता है, मतलब हट जाता है। वे थोड़ी देर में थकान का अनुभव करने लगते हैं तथा इन सब बातों से उनके शिक्षा में क्या होती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो जो व्यवहार होता है कक्षा का वो भी हमें जो हमारी शिक्षा को प्रभावित करता है। अब इसके बाद हम 8 नंबर देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक वातावरण। तो जैसे कि आप जो कक्षा का भौतिक वातावरण वो सीख ही गए होंगे कि अगर कक्षा में अंधेरा है, रोशनी नहीं है और बच्चों को गर्मी बहुत लग रही है, फर्नीचर भी टूटा फूटा है और बाहर शोर हो रहा है, बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं, इससे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं और बच्चे उनका ध्यान बाहर लगा रहता है, ठीक है, और वो अच्छे से सीख नहीं पाते हैं और बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये वातावरण जो है होना चाहिए, तभी बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा। 8 नंबर है मनोवैज्ञानिक वातावरण। कैसा?
मनोवैज्ञानिक वातावरण तो है कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण भी छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। यदि छात्रों में एक दूसरे के प्रति सहयोग, सहानुभूति की भावना नहीं होगी, सहयोग और सहानुभूति की भावना की अभाव होगा, तो उसमें आपस में ही मधुर संबंध, तो सीखने की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, सहयोग नहीं करेंगे, तो भी शिक्षा नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसके विपरीत यदि कक्षा का वातावरण तनावयुक्त बना रहता है, तो ऐसे माहौल में छात्र जो है घुटन महसूस करते हैं और शीघ्र ही उनमें कक्षा छोड़ने की प्रवृत्ति जो होती है उत्पन्न हो जाती है। सही है, तो 8 पॉइंट भी देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। अब ज़्यादा नहीं बचा है। आप सोच रहे होंगे मैम कितने सारे ले आई हैं, लेकिन ये आप सबके लिए जो इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से सीखेंगे तभी आप अधिगम के बारे में जान पाएंगे। अब यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें से 4-5 आप अगर लिख के आते हैं, क्योंकि लघु में आएगा तो 4-5 पेज तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो उसको अगर आपने पढ़ा होगा तभी लिख पाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर है सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण। तो छात्रों के अधिगम पर उनके सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः सांस्कृतिक वातावरण का आशय है व्यक्ति द्वारा निर्मित या प्रभावित उन समस्त नियमों, विचारों, विश्वासों और भौतिक वस्तुओं का पूर्णता से है जो व्यक्ति के चारों ओर घेरे रहती हैं। सामाजिक वातावरण के अंतर्गत समाज में प्रचलित रीति रिवाज, मान्यताएं, आदर्श, मूल्य और स्वास्थ्य व्यक्ति को समाज में स्थिति आती है, मतलब समाज में क्या आती है, स्थिरता आती है। आगे देखते हैं, जो उनके अधिगम को निश्चित तौर पर प्रभावित करती है। इसीलिए व्यक्ति हर सामाजिक परिस्थिति में अनुकूलन बनाए रखता है। ठीक है, तो हमें जो भी हमारे अंदर कोई भी हमारे लाइफ में मतलब कोई भी परिस्थिति आ रही है, कठिन परिस्थिति आ रही है समाज से रिलेटिव, तो क्या है, हमें वहाँ पर क्या है, धैर्य बनाए रखना है। ठीक है, उस परिस्थिति का सामना करना है और जो है ऐसा व्यवहार नहीं करना है जो दूसरों को भी जो है कष्ट दे और हमें भी कष्ट दे। सही है, और 10 नंबर है विद्यालय का वातावरण। ठीक है, तो बालक के प्रभावी अधिगम की दृष्टि से यह अत्यंत आवश्यक है कि उसे एक ऐसी समुचित संपूर्ण परिस्थिति प्रदान की जाए जिसमें सीखने के सभी तत्व क्या हो तथा दशाएं विद्यमान हों। इसीलिए विद्यालय का संपूर्ण व्यवहार परिवेश इस प्रकार से निर्मित किया जाता है जो विद्यालय को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करे तथा उसकी शैक्षिक उपलब्धि स्तर को ऊंचा उठाने में क्या साथ साथ उनके मनोबल पे भी बनाए रखें। विद्यालय की संपूर्ण परिस्थिति जो होती हैं वो कृत्रिम ना लाकर स्वाभाविक होनी चाहिए। ठीक है, कृत्रिम नहीं होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए। तो ये सारे जो हमने पढ़े हैं कारक, ये सारे हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं, फिर चाहे हमारे वो घर के रिलेटिव हो या हमारे वातावरण से रिलेटिव हो। ठीक है, या हमारे व्यक्तिगत हों या वो हमारे सामाजिक हों। अब हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड बची है, तो इसमें हम पढ़ेंगे अधिगम की प्रकृति। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अधिगम की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, तो नेचर ऑफ लर्निंग। तो अधिगम व्यक्ति की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। किस पर? क्रियाशीलता पर। अधिगम विकास की प्रक्रिया है जहाँ धावक की स्वतः प्राप्त स्वयं जो है प्रयास करके ही कर सकता है। अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं, तो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। अधिगम का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, जहाँ कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक शामिल होते हैं। तो सारे क्षेत्र जो होते हैं आते हैं। और अगला है कि थकान, नशा, बीमारी, परिपक्वता के कारण क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन से व्यवहार में अधिगम का कोई संबंध नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको जो स्लाइड दिखाई थी उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि जो थकान हो गई और जो बीमारी हो गई, जो चिंता हो गई, जो परिपक्वता हो गई, ये इससे हमें क्या है, अधिगम का कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, अगर ये चीज़ें हो रही हैं हमारे जीवन में तो ये अधिगम नहीं है। सही है,
तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है और सारी चीज़ें मैं बाकायदा आपको स्लाइड पे लेके आई हूँ और अपने पास से भी बताने की कोशिश की है। तो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही मेरे साथ मेरी क्लास से जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल हम जो हैं अधिगम के सिद्धांत के बारे में जानेंगे और उसकी विधियाँ वगैरह भी सीखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में भी आना ना भूलें मेरे साथ। तो यहाँ पर हमारे टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर टारगेट एग्ज़ाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को अच्छे जो जो जितने भी दोस्त हैं आपके क्लासमेट हैं उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे इस प्रशिक्षु बैच से जुड़ सके और अपना डीएलएड में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे लिए, ठीक है। कल मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।